आज हमारे साथ जुड़ रही हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा हमारे स्टूडियो में। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में देवीना जी के पास 3 दशक का अनुभव है। HDFC बैंक, अमेज़ॉन, एप्पल जैसे शेयरों पर देवीना मेहरा ने सबसे पहले भरोसा जताया था। आइए देवीना जी समझते हैं कि अगली दिवाली तक के लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए। देवीना जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अनुज, और आपके दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं थोड़ा इन एडवांस। देवीना जी, ये अर्निंग सीजन क्या मार्केट के लिए एक रियलिटी चेक बनकर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स पर, और बड़े स्टॉक्स, बजाज ऑटो जैसा स्टॉक 15% गिर जाता है, टाटा कंज्यूमर जैसा निफ्टी का स्टॉक 10% गिर रहा है अर्निंग्स पर, क्या थोड़ा सा अर्निंग्स को लेकर थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है इस मार्केट में? देखिए, एक ये बात होती है कि मार्केट को जो करना होता है या स्टॉक्स को जो करना होता है, कई बार उसके लिए एक बहाना सा बन जाता है, कुछ चीज़ जैसे निमित्त बन के आती है। तो ये तो काफ़ी टाइम से लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा रिएक्शन आएगा, थोड़ा नीचे आएगी मार्केट, और ये चीज़ तो मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने से लग रही थी। बीच में मार्केट उसके बीच में इतना चला भी, तो इसीलिए जब हम लोग को ऐसा लगा था तो हम कैश में नहीं गए थे, तो थोड़ा बहुत हेजेस खरीदे थे, पर वो तो अब हेजेस भी इतना दूर चले गए क्योंकि तब से मार्केट इतना ऊपर चला गया। तो वो कभी ना कभी वो आना था, तो कोई ना कोई कारण बन के आता है। ओके। नहीं, लेकिन फिर अप्रोच क्या हो इस मार्केट में? क्या करेक्शन जो है ये थोड़ा और लंबी चल सकती है अभी, टाइम वाइज, प्राइस वाइज, या फिर इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा आप मार्केट में वापस आप थोड़ा सा बाय साइड की तरफ बायस बनाएंगे? देखिए, मेरा जो मानना रहा है, जो कि मैंने पिछले कुछ महीनों से आपके चैनल पे कहा है, कि मुझे जो लार्ज कैप्स है, जो निफ्टी के आप समझ लीजिए स्टॉक्स हैं, या उसके बियॉन्ड भी उतना बड़ा रिस्क नहीं लग रहा कि बहुत सस्टेन्ड क्रैश आएगा। वो हो सकता है कि बीच में रिएक्शन आए, और वो तो बाज़ार का नियम है, कभी भी मार्केट एक तरह से नहीं चलती है, बीच में नीचे आती है, ऊपर आती है। पर बड़े क्रैश का खतरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। जो 14-15% आपका 40-45 साल का जो रिटर्न है, वो पूरा जो 2010 से 20 का दशक था, वहाँ आपको फिक्स डिपॉजिट वाले रिटर्न मिले, 9% भी रिटर्न नहीं कंपाउंड किया। तो उसके बाद से जो मार्केट चला, अभी भी आप ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुँचे। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं मार्केट में जहाँ खतरे की घंटी है, जहाँ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और अधिकतर वो एरिया हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, जो वहीं पे फ्रॉथ आती है हमेशा। जहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं बोलती हूँ ये अच्छा थंब रूल है कि जहाँ भी जिस थीम पर बहुत सारे न्यू NFOs, न्यू फंड ऑफरिंग्स आते हैं, वो थीम ख़त्म होने की कगार पे होता है हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा। और बाकी भी जैसे IPO मार्केट में आप देख लीजिए, वहाँ बहुत फ्रॉथ है कि आप खरीद रहे हैं, आप वो स्टॉक खरीद रहे हैं, ये आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि ये एक लॉटरी है, लग गई तो मैं जैसे ही वो स्टॉक अलॉट होगा उसको बेच देंगे। जो कि सेबी का डेटा भी यही दिखाता है कि जब स्टॉक अलॉटमेंट होती है, अधिकतर लोग 1 हफ्ते के अंदर बेच देते हैं। तो वो सब खतरे के एरियाज़ हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वहाँ उतना खतरा मुझे नहीं नज़र आता है। ओके, अच्छा, एक सिंस आप लार्ज कैप की बात हो रही है, एक मैं आपसे व्यू लेना चाहूँगा। अब एक ऐसा स्टॉक का, जैसे मैंने बात की आपके इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा HDFC बैंक फॉर एग्जांपल, इतना पैसा जिसने बना के दिया, सब आपने इसको आइडेंटिफाई किया था बहुत पहले, जब वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाला आपने एग्जांपल दिया था। पिछले 5 साल से इसने इन्वेस्टर का पैसा बनाना बंद कर दिया है। क्या ये यहाँ पे वो जो स्टोरी थी वो फिनिश हुई है, या फिर ये एक फेज़ है, इसके बाद वापस वो कंपाउंडिंग वाला इम्पैक्ट वापस आएगा? वो कहना मुश्किल है, और जैसा कि मैं बहुत बार कहती हूँ आपके चैनल पर भी, कि बैंकिंग थोड़ा बाकी तरह की कंपनियों या इंडस्ट्री से थोड़ा हट के सेक्टर होता है, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नेगेटिव सरप्राइजेज ही आती हैं, पॉजिटिव सरप्राइजेज नहीं आती हैं। क्योंकि बैंक, आप ये समझ लीजिए ना, बैंक ने अगर किसी को पैसा दिया, तो वो अगर कंपनी बहुत अच्छा करती है तो बैंक को कुछ बोनांजा नहीं मिलने वाला है। बैंक का खाली एक ही रिस्क रहता है कि पैसा वापस नहीं आएगा इंटरेस्ट के साथ। तो इसलिए बैंक का जो एक तरह से आउटलुक होता है, वो थोड़ा फ़र्क होता है। और आप पिछले 5 सालों से देख लीजिए, 2020-2021 बैंक निफ्टी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। 2020 में तो अकेला एक वही मेजर सेक्टर था जो नेगेटिव में था, और 2022 को आप छोड़ दीजिए तो पिछले 5 सालों में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बहुत अंडर परफॉर्म किया है। एक खाली 2022 में
बैंक निफ्टी डिड बेटर देन द निफ्टी, और वही एक साल था जब हमारे पीएमएस में हमारा मार्केट वेट था बैंकिंग में जो बाद में थोड़ा ओवरवेट हो गया। बाकी हम हमेशा ही अंडरवेट होते हैं बैंकिंग में। ओके अच्छा मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। मैम ये लाजमी है कि बैंक्स के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न आईटी को लेकर ही आएगा। आपने इन्फोसिस के नंबर्स देखे, आपने टीसीएस के नंबर्स देखे, आपका मैम इस वक्त आईटी पे क्या व्यू है जिसने पिछले 3 महीने में सबसे बड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है इस प्राइस पे? आईटी पर हम ओवरवेट हैं। अभी मैं देख रही थी अपने पीएमएस में, अभी हम लोगों ने रीबैलेंस किया है, मतलब इनफैक्ट रीबैलेंस चल ही रहा है, इस हफ्ते तक पूरा होगा। तो आईटी में हम थोड़ा ओवरवेट थे, वहाँ हमारा ओवरवेट बरकरार है। और अभी भी ज़्यादातर लार्ज कैप आईटी है, मतलब 1-1.5 साल पहले उसमें काफ़ी मिड कैप आईटी था, पर अभी ज़्यादातर लार्ज कैप आईटी है। और उसमें जो भी थोड़ी बहुत इश्यूज थे मेरे ख्याल से अब वो, मतलब दे आर बिहाइंड यू इन अ सेंस कि अब आपको देखिए टेक्नोलॉजी का डिमांड तो हमेशा ही था, वो बीच में था कि आपके जो यूएस वगैरह में थोड़ा स्लो डाउन है, तो उससे होता ये है कि आपको जो ऑर्डर आप सोचते हैं 3 महीने में मिलने वाला है वो 6 महीने में मिलता है या 9 महीने में मिलता है, पर वो डिमांड गायब नहीं हो जाती है। तो आईटी अभी भी रिलेटिवली अच्छा ही सेक्टर लगता है। ओके, आईटी रिलेटिवली स्ट्रांग है और आप लोग ओवरवेट हैं इस वक्त। अच्छा मैम, 1-2 बास्केट और जिन्होंने इस साल पैसा काफ़ी कमा के दिया, आई मीन एक थीम रही थी क्यूएसआर सेगमेंट की, और उसमें चाहे वो जुबिलेंट फूड्स हो या फिर आप जोमेटो को देखिए, और इस स्पेस में जिस एक आईपीओ की तैयारी हो रही है स्विगी, इस थीम पे मैम आपका व्यू क्या है? इसमें से कोई स्टॉक आप लोगों ने अगर अपने पीएमएस में इंक्लूड किया हो? और स्विगी जिसका मेरे ख्याल से सीपीएसएस जो है ना वो मतलब जो अल्टीमेटली वो 360-325 के आसपास इशू हुआ था, वो 390 तक गया। क्या ये सेगमेंट पैसा बना के देगा? और अभी ये सेगमेंट अभी हम लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलते हैं, तो बहुत सारे जो नए स्टॉक्स होते हैं या जिसमें बहुत अच्छी आपको कहानी भी कोई सुनने को मिले, ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसमें निवेश करें। तो ये इस तरह के स्टॉक्स में हमने निवेश किया नहीं है। जो भी स्टॉक्स या तो प्रॉफिट बना नहीं रहे या अभी प्रॉफिट बनाना शुरू किया है जिन कंपनीज़ ने, उस तरह के स्टॉक्स में हम लोग जनरली जाते नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत जगह पर अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बड़ा जोखिम उठाएं और रिस्क लेकर पैसा कमाएं। रिस्क को मैनेज करके पैसा कमाना ही समझदारी होती है। तो हम लोग का तो वही फ़िलॉसफी है कि आप सोच समझ कर निवेश करें, देखभाल कर सेक्टर देखें, से देखभाल कर कंपनीज़ देखें, और हर थीम को चेस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए फोमो में मत पड़िए कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वो स्टॉक चल गया, मेरे दोस्त ने पैसा बना लिया और मैंने नहीं बनाया, उस तरह की सोच की कोई आवश्यकता नहीं होती। मार्केट में बहुत तरह के मौके आते हैं। ओके, तो चलिए फिर आप इस समय आपकी थीम्स क्या हैं, मेजर थीम्स जिन पर आप काम कर रहे हैं इस समय, वो कौन सी होंगी फिर? हाँ, उसमें आने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो एक थीम मैंने काफ़ी बार आपके चैनल पर भी बात की है, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग ओवरवेट हुए थे उसमें अक्टूबर 2021 में, 3 साल पहले, और ज़्यादातर फंड मैनेजर्स को वो थीम समझ आई 2023 में। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अब हम उस सेक्टर पर थोड़ा अंडरवेट हैं। मतलब इस बार हमारे सिस्टम्स में उतने अधिक स्टॉक्स उसमें से नहीं आए। तो वो 3 साल में पहली बार है कि वो वाला थोड़ा अंडरवेट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ख़राब लग रहा है, पर अब उतने स्टॉक्स उसमें नहीं आ रहे हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करें। और जहाँ ओवरवेट हैं, फार्मा हेल्थ केयर, हम लोग लगभग 2023 के शुरू से ओवरवेट हैं, वहाँ थोड़ा ओवरवेट बढ़ता गया। अभी इस बार और बढ़ा तो नहीं है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ओवरवेट सेक्टर है। ऑटो कंपोनेंट्स हमारे लिए ओवरवेट सेक्टर है। आईटी का मैंने कहा। अब जो पिछले 2 बार में थोड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं जिन सेक्टर्स में, एक केमिकल्स, वो 2 साल के बाद केमिकल्स फिर से हमारे सिस्टम्स को अच्छे लगने लगे हैं, और एफएमसीजी में भी धीरे धीरे करके थोड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जहां अभी रिसेंटली ऐड हो रहा है।
ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, मतलब एक्स ऑफ जोमेटो स्विगी जो वीडियो ने बात की, लेकिन एक्सचेंजेस है जैसे फॉर एग्जांपल या CDSL या जो मार्केट मेकिंग HDFC AMC है, यहाँ बहुत पैसा बना है पिछले 1-1.5 साल में। इनमें से कोई स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में? ये स्टॉक्स थे हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन जो जुलाई का रीबैलेंस हुआ उसमें वो सारे स्टॉक्स निकल गए। जितने भी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स थे, AMCs, एक्सचेंजेस वगैरह, वो जुलाई वाले रीबैलेंस में वो उनका रैंकिंग बहुत गिरा और वो सारे स्टॉक से हम लोग निकल गए हैं। से एक आध कोई बचा हो। वैल्यूएशन की वजह से या कोई और रीजन की वजह से? वो मतलब एक्चुअली हम लोग सारे फाइनेंशियल साथ में देखते हैं। मतलब जो सिस्टम हमारा है वो लिटरली सब फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखता है। और एक तो होता है कि देखना, दूसरा होता है कि आप ह्यूमनली कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो सब पैरामीटर्स पे अच्छा होगा या सब पैरामीटर्स पे ख़राब होगा, तो उसको कैसे कंबाइन करना है और साथ में कैसी रैंकिंग आती है। तो मतलब उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नज़र आई, उनका रैंकिंग काफ़ी नीचे चला गया। तो हम लोग ये 3 महीने पहले इनमें से निकले हैं इस थीम से। अच्छा दिव्या मैम, ये इंश्योरेंस स्पेस पे आपका टेक क्या है? मतलब इस बार की अर्निंग्स या फिर लास्ट Q1 रिपोर्टेड अर्निंग्स के बाद स्टॉक्स ने मूव अच्छा दिया था, HDFC लाइफ ने लीड किया इस स्पेस को। अभी आपका इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर कोई एक्सपोजर हो या फिर इस स्पेस पे आपकी राय? इसमें थोड़ा ही एक्सपोजर है, बहुत अधिक एक्सपोजर नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली इसको कि इसमें क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ओके ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे अपनी आई थिंक रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़, कैपिटल गुड्स में इस बार थोड़ा सा डाइवर्जेंस नज़र आया, जहाँ ABB सिमंस कमिंस करियर हाई पे हैं। आपके L&T लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद काफ़ी बड़ा सेल ऑफ भी था, यहाँ पे एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया। कैपिटल गुड्स को कैसे देख रहे हैं मैम इस वक्त अब, और अभी चेज करने लायक यहाँ पे क्या है? ये मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी जो कैटेगरी है उसमें हम लोग 3 साल से ओवरवेट थे, अक्टूबर 2021 से। और 3 साल से इस सेक्टर ने बहुत पैसा बना के दिया, स्टॉक्स दुगने तिगने चौगुने भी हुए। अब पहली बार 3 साल में ऐसी स्थिति है कि हम थोड़ा अंडरवेट हैं उस सेक्टर में। मतलब उसमें से एग्जिट इस बार ज़्यादा थी और एंट्रीज कम थी, और नेट रिज़ल्ट ये है कि उसमें हम लोग अभी अंडरवेट हो गए हैं। और ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डाइवर्स सेक्टर है, तो आपको कंपनी बाय कंपनी देखना पड़ता है। पर अब जो इतना अट्रैक्टिव वो सेक्टर 3 साल रहा, इतना पैसा बना के दिया, अब उसकी कहानी काफ़ी मैच्योर हो गई है। अब उसमें बहुत ज़्यादा जूस नहीं बचा है अगर आप पूरे सेक्टर को देखें साथ में तो। अच्छा देवेंद्र जी, एक अब थोड़ा सा मैक्रो की बात करते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में 2 मेजर मैक्रो थीम्स हैं, दोनों पे एक करके बात करते हैं। पहले जो हमारे घर के पास है उसकी बात करते हैं, चाइना फैक्टर। कितना इम्पॉर्टेंट है ये चाइना फैक्टर? क्योंकि इस महीने जो रिलेंटलेस FII सेलिंग आई है उसका एक बड़ा रीज़न ये माना जा रहा है कि अब पैसा चाइना में जाएगा, क्योंकि वहाँ स्टिमुलस आ रहा है, प्लस वो मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड है, 10 साल से चली ही नहीं है वो मार्केट। इस थ्योरी में कितना दम है, और क्या वाकई में एक स्पेशली जो ETF इन्वेस्टर्स हैं वो क्या अब चाइना को चेज़ करेंगे वर्सेस इंडिया? पहले तो ये थीम डिस्कस करते हैं। देखिए, चाइना का जैसे आपने बोला बहुत टाइम से वो अंडर परफॉर्म कर रही थी मार्केट। जैसा कि मैंने कई बार कहा भी कि 2007 में उसने जो हाई बनाया था उसके बाद GDP 6 गुना हो गया और वो हाई नहीं निकला था। तो अपने को भी ग्लोबल फंड्स में भी काफ़ी टाइम से हम लोग 1.5 साल से देख रहे थे कि चाइना का बॉटम बनता है, पर अक्सर ही उसमें फॉल्स एक तरह से बॉटम बना। अब फाइनली लग रहा है कि हाँ चलेगा। बट जहाँ तक FII पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके कारण बाज़ार चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि ऐसा होता है। मतलब इस महीने ऐसा हुआ है कि FII का सेलिंग हुआ और मार्केट गिर गया। बट आप लॉन्ग टर्म देखें तो इसमें कोरिलेशन है नहीं कि ये FII का पैसा आएगा या नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी होता है कि अगर एमर्जिंग मार्केट, चाइना इज़ द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट इन एमर्जिंग मार्केट इंडस्ट्रीज, तो अगर ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट की तरफ पैसा आता है तो चाइना की तरफ आएगा, पर इंडिया की तरफ भी आएगा। चाइना का ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से जो है वो है कि वो कमोडिटीज़ पे क्या असर आएगा, वो थोड़ा सा। ओके। दूसरी थीम जो जिसकी बात हो रही है कि फेड अब यहाँ से जो रेट कट साइकिल शुरू हुई है, क्या अब थोड़ा मेजर्ड रहेगा वो? US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने हैं, तो उन सब का
इम्पैक्ट क्या रहेगा मार्केट के ऊपर? हाँ, थोड़ा मेजर्ड तो रहेगा, क्योंकि देखिए मैं कभी भी उस कैंप में नहीं रही हूँ कि फेड बहुत तेज़ी से कट करेगा। मतलब आप अगर पीछे जाएं तो 2023 जब शुरू हुआ था, लोगों का ये मानना था कि 2023 के दूसरे हाफ में फेड कट शुरू कर देगा, ऐसा मेरा नहीं मानना था। 2024 शुरू हुआ तो लोगों ने कहा मार्च में कट शुरू हो जाएगा। मैंने हमेशा ही कहा था कि ये साल में थोड़ा लेट शुरू होगा। और अभी भी आप देखें तो जब ये जो अभी तो उसके डेटा उसके बाद आया, पर फेड की मीटिंग के बाद भी आप देखें तो जो मार्केट प्राइस इन कर रहा था कि 2025 के एंड तक ही सब कट्स हो जाएंगे, फेड एनीवे वाज एक्सपेक्टिंग कि और 9-10 महीने लगेंगे। और उसके बाद तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेटा ज़्यादा अच्छा आया है, तो इसलिए अब तो ये लगता है कि और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही काम होगा। और अभी तो सब सेंट्रल बैंक्स यही करते हैं कि डेटा जो आएगा उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। पिछली बार क्या कहा था उस पर भी बहुत ज़्यादा वो लोग महत्व नहीं देते हैं कि पिछली बार ये कहा था तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार उसी हिसाब से करेंगे। तो वो तो डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा अभी अच्छा है इकोनॉमी का, यूएस का, तो वो कट तो धीरे धीरे ही आएगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और जो आज हुई वो था गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 80,000 गोल्ड सिल्वर। और आई थिंक उससे जोड़ के हम शायद एनबीएफसीज को भी देख सकते हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को भी। बट गोल्ड पे आपका टेक है मैम, ये अभी डोमिनेट करेगा अभी अगला स्विंग भी? गोल्ड देखिए ऐसा चीज़ है जो आपको एसेट एलोकेशन में कुछ रखना चाहिए, और भारत में इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा रहा हमारी दादी नानी के समय से। और वो बहुत उनका अच्छा निर्णय था कि सोना लेना चाहिए, क्योंकि उस समय वही एक चीज़ थी जो आपको करेंसी हेज देती थी कि जो रुपया गिरता जा रहा है उसके अगेंस्ट आपके पास एक ही चीज़ अवेलेबल थी, वो था गोल्ड। और आप देखें तो डॉलर में गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है। जो अर्ली 80s में गोल्ड का प्राइस था वो 22-23 साल तक वो प्राइस नहीं आया डॉलर में। अगर आप देखें बीच में 60% गिरा, उसके बाद जो दूसरा हाई बना उसके बाद 40% गिरा। तो गोल्ड भी काफ़ी वॉलेटाइल एसेट है डॉलर में, पर चूंकि रुपया गिरता जाता है इसलिए आपको रुपये में गोल्ड का चार्ट अच्छा लगता है। तो अब आपके पास बहुत सारे साधन हैं ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपके पास ये नहीं है कि खाली गोल्ड ही एक तरीका है जिससे कि आप करेंसी हेज कर सकते हैं। ये मतलब आप लोग सबको अपने एसेट एलोकेशन में ग्लोबल एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था, आज 84 हो गया है। 85% डिप्रिसिएशन हो गया है। तो आप जब लॉन्ग टर्म गोल बनाएं तो ग्लोबल एलोकेशन रखें, अपने एसेट एलोकेशन में कुछ गोल्ड रखिए, पर गोल्ड ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एसेट एलोकेशन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए।